शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी के बिना यह जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गार्गी त्यागी है और आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आज का यह वीडियो पीएनसी केयर यानी कि पोस्ट नेटल केयर पर आधारित है। प्रसव के बाद माता को किस तरह से अपनी और अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए उस चीज़ पे आधारित है। मैं जितना होगा इस वीडियो को एक शॉर्ट और एक सिंपल तरीके से आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि यह किसी न किसी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। तो मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पे ले रखा है ताकि मैं किसी टॉपिक को कहीं मिस ना करूँ। सबसे पहले तो मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी जो कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा बनाई गई है। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ये आपने देखा, चांस क्यों लेना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रसव के बाद में, डिलीवरी के बाद में 48 आवर्स तक, 48 घंटों तक हम माँ को हॉस्पिटल में रहने के लिए क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो कि अगर इस दौरान माँ को या बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो वो तकलीफ हम आराम से डायग्नोस कर सकते हैं, उस चीज़ का इलाज हम आसानी से दे सकते हैं। माँ सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद में माँ को क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। डिलीवरी के बाद में कई बार खून ज़्यादा बह सकता है, बीपी बढ़ सकता है, पेट में दर्द होना, बेहोशी आना, चक्कर आना या फिर दौरे पड़ना। कई लोगों को बीपी की दिक्कत की वजह से डिलीवरी के बाद भी दौरे पड़ते हैं। पेट में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बुखार होना, सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ होना या फिर योनि से किसी गंदे खून का बहना, गंदे पानी का बहना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन कंप्लेंट्स हैं माँ की। अगर एक पेशेंट हमारे पास में डिलीवरी के बाद में ये सब कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है तो तब सबसे पहले मैं एज अ डॉक्टर या फिर एज अ स्टाफ नर्स, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, बीपी, पल्स और उसका रेस्पिरेटरी रेट, सारे वाइटल्स हम उसके देखते हैं। किसी भी तरह का कोई पैलर तो नहीं है, कहीं पैरों में कोई सूजन तो नहीं है या फिर कोई जॉन्डिस की शिकायत तो नहीं लग रही है। उसका टेम्परेचर चेक करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए माँ को किसी भी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही है, उसके ब्रेस्ट में किसी भी तरह की सूजन तो नहीं हो रही है। या कई प्राइमरी मदर्स को मतलब जिनका पहला बच्चा होता है उनको दूध ना बनने का कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट लेकर आती है हमारे पास में। तो उन सब चीज़ों के लिए हम उसे क्या परामर्श देंगे, क्या आगे हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो एक सामान्य प्रसव के बाद में हमें माँ को क्या क्या सलाह देनी है, किन किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने पेरिनियल एरिया को अच्छे से पानी से धोएगी, पेशाब और मल त्यागने की जगह को अच्छे से साफ करेगी दिन में कम से कम 1 बार। हर 4 से 6 घंटे में अपना पैड को चेंज करेगी, ब्लीडिंग चेक करेगी, यूरिन के बाद में देखेगी कि कहीं ज़्यादा क्लॉट्स तो नहीं निकल रहे हैं या ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर माँ को किसी भी तरह की ये शिकायत होती है तो वो इमीडिएटली स्टाफ नर्स या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकती है। पोषण से रिलेटेड क्या क्या सलाह देते हैं। सबसे पहले तो कई बार देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद में बहुत सारी मदर्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो हम तरल पदार्थ से देना शुरू करते हैं। माँ को पहले कहेंगे लौकी तोरी या फिर दाल के पानी में रोटी भिगोकर, ये सब चीज़ों से शुरू करें। धीरे धीरे जैसे जैसे डाइजेशन इंप्रूव होता रहता है हम उसे बाकी नॉर्मल खाना खाने के लिए कहते हैं। तो उसमें जिन जिन चीज़ों में आयरन और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है, हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, गुड़ चना हो गया, अंडा हो गया, मांस मच्छी हो गई, इन सब चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है। अच्छा, कई बार ओपीडीज में हमारे पास में पेशेंट आते हैं एएनसी पीरियड में कि जी हमारी सास ने हमें दूध लेने से मना करा है, दही लेने से मना करा है। तो इस चीज़ को हमें सुधारना है। जितना आप दूध और दही और दूध से बनी हुई बाकी पदार्थ, पनीर, घी वगैरह लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे का जो ग्रोथ है, बोन्स का जो ग्रोथ है, वो आप जो कैल्शियम खाएंगे या जो आप दूध पिलाएंगे उसी से बनती है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। हम
पर्याप्त मात्रा में माँ को रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हम लोग ANC पीरियड में प्रसव से पूर्व माँ को दे रहे थे वो कंटिन्यू रहेगी। डिलीवरी के कम से कम 100 डेज तक, 100 दिन तक हम आयरन कैल्शियम की गोलियां उसे देंगे। अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम है या 10 से कम है, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ बहुत मेंटेन रहती है, लेकिन दूर दराज पहाड़ों का कोई इलाका है या गाँव का इलाका है, उसमें तो अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन 9 या 10 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आपको कंटिन्यू करके रखनी है। उसके अलावा हम गर्भ निरोधक के ऊपर भी उसे परामर्श देंगे। डिलीवरी के बाद में अगर वो चाहे तो PPI-UCT पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि कॉपर-टी के नाम से आती है वो लगवा सकती है। और उसके अलावा और भी कई गर्भ निरोधक हैं जो कि जिसकी एडवाइस हम उसे बाद में भी दे सकते हैं। हम माँ को ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। सामान्य प्रसव के 1 घंटे के भीतर माँ को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए और इसको 6 महीने तक बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। ऊपर से उसे बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। शहद हो गई, घुट्टी हो गई, पानी, किसी चीज़ की बच्चे को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ का दूध अपने आप में बच्चे के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा प्री लैक्टल फीड से जितना कोशिश हो उतना आपको बचना है। अच्छा, अब कई क्या क्या और कंप्लेंट्स मदर की हो सकती हैं स्तनपान कराते हुए कि निपल्स फट रहे हैं या फिर दर्द हो रहा है निपल्स में। तो उसका बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक होती है, जो मोस्टली मदर्स मतलब नहीं इस बात पे ध्यान देती हैं, वो होती है कि बच्चे का आपके ब्रेस्ट से अटैचमेंट कैसा है, किस तरह से आप बच्चे को लगाकर दूध पिला रहे हैं। मैं अभी आगे एक आपके साथ में फोटोग्राफ भी शेयर करूंगी जिसमें कि मैं सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से जो है सही अटैचमेंट होता है ब्रेस्ट का। उसके अलावा कई माताओं के ब्रेस्ट में सूजन भी आ जाती है जिससे कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराने में थोड़ा सा इशू रहता है। तो उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि आप रोक दीजिए। आप एक साइड से ब्रेस्ट फीड कराइए, दूसरे साइड को आप गर्म पानी की थैली आती है उससे सेकते रहिए, गर्म सेक लगाना है। अच्छा, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जन्म का पंजीकरण कराना है। जो चाहे वो आपकी होम डिलीवरी है, चाहे वो आपकी हॉस्पिटल्स तो मोस्टली अपने आप ये चीज़ करवा देते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन अगर होम डिलीवरी है तो इस बात का ध्यान दें कि आप जन्म का पंजीकरण कराएं, क्योंकि यह एक कानूनी दस्तावेज है और आगे भी आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ में काम आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा खतरे के क्या क्या संकेत हैं। मदर की डिलीवरी हो चुकी है और उसके बाद में क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिन बातों पे आपको ध्यान रहना है। किसी भी तरह का बुखार आना, दौरे पड़ना, योनि से ज़्यादा खून बहना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सांस लेने में कोई भी कष्ट होना या फिर योनि के रास्ते से गंदा पानी चलना, इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अच्छा, अब जब आप पहली बारी मदर का राउंड कर रहे हैं तो आप PHC पे डिलीवरी हो रही है, CHC पे डिलीवरी हो रही है, हर जगह पे एक पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं होता है, एक बच्चों का डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में कुछ कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं जो एक बच्चे में हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि बच्चे को हाथ लगा के कहीं ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, उसकी सांस बच्चे की ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चा कोई ज़्यादा सुस्त तो नहीं है या बच्चे को किसी भी तरह के दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं। यदि ऐसा कुछ भी आपको लगता है और आपके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट या प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है टू हैंडल द पेशेंट, तो आप उसे हमेशा एक फर्स्ट रेफरल यूनिट पे रेफर करेंगे। अच्छा, बच्चे में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक अम्बिलिकल स्टम्प को चेक किया जाता है, वहाँ से कोई काले रंग का तो नहीं पड़ रहा है या कोई मवाद तो नहीं छूट रहा है, किसी भी तरह की लाली तो नहीं आ रही है, त्वचा में किसी भी तरह का बच्चे को संक्रमण तो नहीं आ रहा है, फोड़े फुंसी तो नहीं आ रहे हैं, पीलिया तो नहीं हो रहा है, आंखों में किसी भी तरह की कोई लाली तो नहीं आ रही है, सूजन तो नहीं आ रही है, या फिर जन्मजात कोई उस पर निशान हो, कोई जन्म से ही कोई चोट हो, तो उस चीज़ को ज़रूर नोट करें डिलीवरी के बाद में। मैं एक स्नैपशॉट कहीं इंसर्ट करूंगी ये दिखाने के लिए कि एक प्रॉपर ब्रेस्ट अटैचमेंट कैसे होता है। तो जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाए तो उसका गाल जो है वो माँ के स्तन से लगा होना चाहिए, बच्चे का मुंह चौड़ा खुला होना चाहिए, उसका बाहर का होठ जो उसका नीचे का होठ है वो बाहर की तरफ टर्न होना चाहिए और जो मुंह के नीचे की तुलना में ऊपर दिखाई देने वाला अधिक घेरा होना चाहिए ताकि बच्चे का मुंह अच्छी तरह से अटैच कर सके और दूध बच्चा अच्छे से ले सके।
माँ को 48 घंटे हॉस्पिटल में हो चुके हैं। जो भी ब्लड रिपोर्ट्स हमें करानी थी वो आ चुकी है, बच्चे की ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हमने माँ की और बच्चे की दोनों की छुट्टी कर दी। इसके बाद में घर जाने के बाद में जो मेन रोल आता है वो आता है हमारी आशा हेल्थ वर्कर्स का। तो इन्हें मेक श्योर करना है कि ये डिलीवरी के बाद में 3रे दिन पे, 7वें दिन में और 6 हफ्ते बाद में ज़रूर एक बारी माँ को विजिट करें। उन्हें इन्हीं सब जो मैंने खतरे के साइंस बताए हैं उन सब चीज़ों के बारे में पूछे। उसके बाद में जो 6 हफ्ते बाद में जब लास्ट टाइम आशा वर्कर माँ के पास में जाएगी तो उसे कुछ कुछ बातें जो है माँ से पूछनी है कि योनि से खून बहना बंद हो गया है कि नहीं हुआ है, नॉर्मल माहवारी जो से आती हैं, पीरियड्स आते हैं वो शुरू हो गए हैं या नहीं, बीपी तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज, कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, योनि से कोई गंदा पानी तो नहीं चल रहा है, बच्चे को दूध पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, और किसी भी तरह का अगर उसे और कोई परेशानी हो रही है तो वो विदाउट हेजिटेशन अपनी आशा वर्कर के साथ में शेयर कर सकती है या फिर सीधा हॉस्पिटल आके डॉक्टर से बात कर सकती है। वो गर्भ निरोधक के बारे में भी बताते हैं। अगर माँ सरकारी अस्पताल में आए तो हमारे पास में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल माला टी माला एन के नाम से अवेलेबल हैं। उसके अलावा अंतरा इंजेक्शन जिसे कि डिम्पा इंजेक्शन हमारे पास में जो हर 3 महीने के अंतराल पे लगाना होता है, या फिर कॉपर टी, ये सब चीज़ें हमारे पास में एक बास्केट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है माँ के लिए गर्भ निरोधक चूज करने के लिए। इस बारे में भी काउंसिल करेंगे कि अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 3 साल का डिफरेंस रखे, 2 बच्चों के बीच में 3 साल का कम से कम अंतराल रखे और अपने बच्चे को 6 महीने तक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराए। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था जिसे मैंने कोशिश करी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की, ताकि बहुत ही ज़्यादा मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करूं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। और ये वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जितना आप हॉस्पिटल आ सकते हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हर चीज़ अवेलेबल होती है। अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो अगर उस अस्पताल में अवेलेबल नहीं भी है तो वो आपको ज़रूर एक सही जगह तक पहुंचा देंगे, जिसे हम फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं, या फिर आप बड़े अस्पताल चले गए तो उस चीज़ का निवारण वहाँ हो। तो एंड में बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया बहुत बहुत। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।